गुड इवनिंग एवरीवन। हम जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं दैट इज रेशियो एनालिसिस। इसमें हमने लिक्विडिटी रेशियोज देखे थे, सॉल्वेंसी रेशियोज देखे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि लिक्विडिटी रेशियोज जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस देखते हैं। उसमें हम वो चीज देखते हैं जिसमें हमने करंट रेशियो पढ़ा था और लिक्विड रेशियो पढ़ा था। उसके बाद हमने सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि उसमें हम फर्म की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देखते हैं। उसमें हमने कौन कौन सा देखा था? डेट इक्विटी रेशियो देखा था, प्रॉपर्टी रेशियो देखा था, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो देखा था। फिर हमने कल ही स्टार्ट किया था एक्टिविटी रेशियो, जिसका दूसरा नाम है एफिशिएंसी रेशियोज। एफिशिएंसी रेशियोज, उसमें हमने देखा था इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, कि आप कितनी बार जो है स्टॉक को कन्वर्ट करते हो सेल्स में। तो उसमें हमने देखा था फॉर्मूला वाज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। आज हम एफिशिएंसी रेशियोज में एक दूसरा रेशियो करेंगे जिसका नाम है डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसका दूसरा नाम है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। कोई बता पाएगा कि ये रेशियो क्या कहता है, या इस रेशियो से हम क्या देखते हैं? सर क्रेडिट सेल का देखेंगे इसमें। क्रेडिट से तो ठीक है, डेटर को लेके क्या देखेंगे? डेटर टर्नओवर रेशियो है ना। ये तो पता है डेटर आते हैं आपके क्रेडिट सेल से ही, तो थोड़ा लिंक है उसके साथ, बट फोकस टुवर्ड्स द डेटर्स। क्या लगता है आपको क्या होता होगा? इसमें हम देखते हैं कि डेटर्स से कितना जल्दी कितना जल्दी पैसा आता है, कितना जल्दी पैसा आता है। ठीक है, तो इसमें ये एफिशिएंसी देखती है फर्म कि डेटर से कितना जल्दी पैसा था। आपने क्या किया, वहां पे दिखाया कि हमारे अच्छे खासे डेटर है करंट रेशियो में, कि इतने सारे करंट एसेट में इतने डेटर है। उसके तो ऊपर करंट एसेट है, पर बाद में पता चला कि यार डेटर से तो पैसा ही नहीं आता, साल साल बाद डेटर से पैसा आता है। कितनी जल्दी डेटर से पैसा आता है वो हमें एक रेशियो उसमें निकालेगा, डेटर टर्नओवर रेशियो। अब इसका फॉर्मूला क्या है? डेटर्स कहां से बनते हैं? क्रेडिट सेल से। कहां से आते हैं? क्रेडिट सेल से। तो फॉर्मूला बनेगा क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। एवरेज में आपके पास कितने डेटर्स है? बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपकी क्रेडिट सेल्स थी साल की 12 लाख, आपकी क्रेडिट सेल्स थी साल की 12 लाख। समझ लेना इस पॉइंट को। क्रेडिट सेल्स आपकी थी 12 लाख, और आपके ऑन एन एवरेज जो डेटर रहते हैं दैट इज ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2, वो है 4 लाख। क्या है? वो है 3 लाख सपोज। इसका मतलब क्या निकला? डेटर टर्नओवर रेशियो कितना निकला? 4 टाइम्स। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या निकला? 4 टाइम्स। समझ पा रहे हो? 12 लाख हमने उधार में भेजा, 12 लाख उधार में भेजा, उसमें ऑन एन एवरेज कितने रहते हैं आपके पास डेटर? 3 लाख के। 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, कितने हो गए? 12 लाख। एक मिनट, आपने माल बेचा, आपने माल बेचा, फिर क्या हो रहा है? 3 महीने बाद उनसे पैसे आ रहे हैं, यही मतलब निकल रहा है। उसके बाद उसके 3 महीने बाद पैसे निकल रहे हैं, या साल में आप एवरेज डेटर का 4 टाइम्स आपकी सेल हो रही है, क्रेडिट सेल हो रही है। या दूसरा मतलब यू आर एबल टू रियलाइज द मनी फ्रॉम द डेटर्स 4 टाइम्स। आप 4 बार डेटर से पैसा ले पाते हो साल में, वो मतलब निकलता है। अब इसका एक दूसरा है, दोनों को मैं साथ में लेता हूं तो और क्लैरिटी आ जाएगी। इसका एक और दूसरा है, उसको बोलते हैं डेटर कलेक्शन पीरियड। क्या बोलते हैं? डेट कलेक्शन पीरियड। क्या बोलते हैं? डेट कलेक्शन पीरियड। दोनों को कराऊंगा तो और क्लियर आएगी, क्लियर है। डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला मैं बहुत सिंपली बताता हूं। आप अगर मंथ्स में निकालना चाहते हो, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन द ईयर? 12 12 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो 4 निकला आपको, तो 12 डिवाइड बाय 4 कितना आया? 3
अब ये मंथ्स में निकाल दिया हमने तो 3 मंथ्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो डेट कलेक्शन पीरियड है, डेटर से आप कितने टाइम में पैसा लेते हो, द आंसर इज 3 मंथ्स। कैसे? अब सिंपली देखो, अगर आप 12 लाख की सेल मार रहे हो साल की, इवनली कितनी सेल होगी आपकी हर मंथ? यूनिफॉर्म सेल मान लो, कितना हो गया, कितना हो गया यूनिफॉर्म सेल अगर मान लो हर साल की, हर महीने की, कितना हो गया? अगर साल में आपकी सेल 12 लाख है, पर मंथ की सेल कितनी होगी? 1 लाख। 1 लाख की सेल होगी। 1 into 12 आपके पास डेटर कितने होने एवरेज? 3 लाख। दैट थ्री। इज एक मंथ का 1 लाख, दूसरे मंथ का 2 लाख, 3 लाख। तो ऑन एन एवरेज आपके 3 मंथ के जो है डेटर रहते हैं। तो जो अगर आप इसको ऐसे समझोगे, जो अप्रैल का डेटर है वो आपको कब पैसे दे रहा है? ये अप्रैल मई जून, आज की सेल ये पैसा नहीं दिया, ये पैसा नहीं, ये पैसा नहीं दिया। जुलाई में सेल किया, बट जुलाई में क्या हुआ, अप्रैल वाला पैसा दे दिया, यही मतलब। तो वो निकलता है डेट कलेक्शन पीरियड। After every 3 months. डेट कलेक्शन पीरियड, तो आपको यहां से पता चलता है कि आप कितना जल्दी डेट जो है, कितना जल्दी डेट कलेक्ट कर पाते हो। यहां पे निकला 3 मंथ्स। अब इसी को अगर आप करते, आप बोलते कि नहीं मुझे डेट में चाहिए, तो आप क्या करते? तब यहाँ पे डेट होता है, तो क्या आप लिखते? सपोज 360 डेज, मानते हैं साल में 360 डेज है। डेटा टर्म रेशियो क्या था? 360 डिवाइड 4 क्या था? 90। अब सिंस आपने डेज लिया था तो यह आया 90 डेज, तो आपका डेट कलेक्शन पीरियड क्या था? 90 डेज। तो मतलब आज अगर आपने उधार माल भेजा तो 3 महीने के बाद आपको पैसा मिल रहा है। ये दोनों आप देखो ना, इंटरलिंक्ड है, दोनों इंडिकेशन देते हैं। बट यहां पे थोड़ा फिर आप उसको क्या करते हो, करेक्शन पीरियड, मतलब यहां पे आप क्या निकाल रहे हैं, टर्न ओवर बेसिस पे निकलता है। मतलब कि कितना जल्दी आप वो डेटर को कन्वर्ट कर पाते हो सेल्स में, और कितना सेल्स को जल्दी कन्वर्ट कर पाते हो, मतलब वो डेटर आपको पैसा देता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज दिखाते हैं बट फॉर्मूला डिफरेंट है। बट दिस फॉर्मूला इज डिपेंडेंट ऑन दिस। हालांकि इसका एक अलग तरीका भी निकालना है। क्या अलग तरीका कैसे निकालने का है? डेट कलेक्शन पीरियड को आप यहां पे निकाल दो। सपोज आप निकाल दो मंथ में, तो आपकी मंथली सेल्स कितनी है? इसका दूसरा फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स कितनी है आपकी मंथली? 1 लाख। 1 लाख। क्रेडिट सेल्स मंथली 1 लाख है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये दूसरा तरीका निकालने का कि भाई क्रेडिट सेल्स मेरी कितनी है, एवरेज। इसका जो दूसरा फॉर्मूला निकलेगा वो दिएगा आपका एवरेज ट्रेड डेटर, वो था आपका 3 लाख, डिवाइडेड बाई एवरेज सेल्स। एवरेज सेल्स मंथली निकालना चाहते हो तो मंथली सेल हो गया 1 लाख, तो मंथली हो गया तो मंथली हो जाएगा। ये हिसाब से निकालना है तो आप निकाल सकते हो 12 डिवाइड बाई 360, तो आपका डेली निकलेगा। तो फिर आपका आएगा फॉर्मूला एवरेज डेटर डिवाइड बाई मंथली सेल। अगर आपको मंथ के हिसाब से निकले, डेली सेल उसी हिसाब से। तो ये भी निकल सकता है, मतलब डेट कलेक्शन पीरियड 2 तरीके से निकलता है। या तो पहले डेटर टर्नओवर करो, फिर डिवाइड बाय दैट कर लो। अगर मंथ के हिसाब से निकालना है, डे के हिसाब से करना है तो 365, और क्या बोलते हैं वीक के हिसाब से करना चाहते हो तो वीक के हिसाब से 52 डिवाइड बाय वो कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों चीजें समझ आई आपको? डेटा टर्नओवर, आप मुझे बताओ, डेटा टर्नओवर से ज्यादा हमारे लिए अच्छा है कि कम अच्छा है? डेटा टर्नओवर में क्या निकाला, साल में आप 4 बार डेटर से पैसा ले पाते हो। 90 डेज का पीरियड है, एक डेटर का 90 डेज में पैसा आया, दूसरी बार जब उसको बेचोगे तो वो फिर 90 डेज बाद देगा, तीसरी बार जब उसको बेचोगे तब वो 90 बाद देगा, चौथी बार उसको बेचोगे तब वो 90 डेज बाद। तो अल्टीमेटली आप एक डेटर से साल में 4 बार पैसा ले पाते हो। डेटर से आप 4 बार पैसा रियलाइज कर पाते हो, वो डेटर टर्नओवर रेशियो बोलता है। और डेट कलेक्शन पीरियड क्या बोलता है, कितने टाइम में कलेक्ट कर पाते हो। तो ऑब्वियसली इट हैज लिंकेज विद दैट ना, कि जब आपने बोला कि साल में 4 बार आप कर पाते हो रिकवर, तो अब कितने दिन बाद कर दो, तो सिंपल है, 4 कर दो तो 90 डेज आ जाएगा। मंथ में निकाला 12/4 करो, 52 वीक्स में निकालो 52/4 करो, तो दोनों लिंक्ड है। क्योंकि डेटर टर्नओवर जो अगर हम समझेंगे क्या बोल रहा है, जब यहाँ पे 4 टाइम्स आ गया तो इसका मतलब क्या निकला कि आप डेटर से 4 बार पैसा ले पाते हो। अगर आप किसी को उधार में भेजोगे फिर वो आपको पैसे देगा, फिर उधार में भेजोगे फिर पैसा देगा, फिर उधार में भेजोगे फिर पैसा देगा, फिर उधार में भेजोगे फिर पैसा देगा। ऐसे करते करते इस बिजनेस में हो रहा है कि 4 बार वो पैसा दे पा रहा है साथ में। और डेट कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या निकला, 4 बार जब दे पा रहा है तो इट मीन क्या होगा, 360/4 कर लो, मतलब 90 डेज के बाद आपको पैसा मिल जाता है।
अब क्या होगा, जितना आपका डेटर टर्न रेशियो ज्यादा होगा, अगर 12 होगा तो इतना आपके लिए अच्छा है, मतलब जितना ये ज्यादा है डेटर टर्न, जितना जल्दी जल्दी आप उससे पैसा ले पाते हो। सपोज डेटर टर्न ओवर रेशियो आपका 4 की जगह 8 है, 4 की जगह 8 है, तो अब क्या हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 8, तो 1.5 मंथ हो जाएगा। अगर ज्यादा है 16, तो हो सकता है और ज्यादा हो, तो जितना डेटा टर्नओवर रेशियो ज्यादा होगा उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपका क्या होगा, डेट कलेक्शन पीरियड कम होगा, दैट इज कंसिडर। आइडियल केस में यूजुअली आप अगर देखोगे बिजनेसेस में यूजुअली ऐसा होता था कि मतलब 90 डेज वाज कंसिडर्ड एज ए क्रेडिट फ्री पीरियड, तभी बिजनेस जब बोलते हैं कि ठीक है 3 महीने तक उधार देते हैं, उसके बाद अगर तुमने डील किया तो हम इंटरेस्ट देते हैं। यूजुअली क्रेडिट पीरियड 90 डेज रहता था, बट अब क्या सारा ऑनलाइन होता है, ऐसा कुछ होता है, तो उस केस में 60 डेज भी कंसिडर किया था, बट यू कैन टेक अप जब आप आगे वर्किंग करते मैनेजमेंट पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, तो वहां पर इस चीजों को मद्देनजर रखते हो कि भाई हमारा आइडियल कितना होना चाहिए डेट कलेक्शन पीरियड, फिर आप उसमें बोलते हो स्कीम्स लाते हो कि भाई आपको हम 15 दिन का फ्री देते हैं, तो ऐसा ऐसा कुछ स्कीम लाते हैं कि अगर आप 30 दिन में दिए तो हम आपको 1% और डिस्काउंट देंगे, 45 दिन में दिए तो 1.5% और डिस्काउंट देंगे। तो जब आप ये सारी कैलकुलेशन करते हो फिर आप उससे भी डिसीजन ले पाते हो कि भाई आगे आपको अगर कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है, कि डेटर को बोलना है कि भाई अगर तू जल्दी पैसे देगा तो हम तेरे को और डिस्काउंट देंगे, तो इन चीजों को निकाल पाते हो। बट सिंस एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट checking the efficiency of the business, so this data turnover identify the efficiency with which the business is able to recover the cash from the debtors, and debt collection period tells us the period during which the business is able to recover the money। तो दोनों इंटरलिंक्ड है, और नो ऐसा लगी कितने टाइम में करा ऐसा लगी करता है। ऐसा लगी बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। बंदूक है ठीक है। चलो यहां तक समझ आया, हम इन पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। कुछ सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। मेरा टोटल जो था, अब यहाँ पे ख्याल रखना एग्जाम में हो सकता है वो टोटल रेवेन्यू भी दे दे, कैश रेवेन्यू भी दे दे, आपको क्या लेना है, क्रेडिट रेवेन्यू, बिकॉज डेटर किससे आते हैं, क्रेडिट सेल से आते हैं। तो कभी रेवेन्यू बेसिस पे नहीं करना इसको, बिकॉज यहाँ पे डेटर है, डेटर को आपने जो उधार माल बेचा उससे देखोगे ना, कैश सेल से थोड़ी डेटर बनता है। अगर टोटल रेवेन्यू जो है या टोटल सेल जो है वो 4 लाख है, कैश सेल जो आपकी है वो 1 लाख है, ओपनिंग डेटर जो है आपका वो 50,000 है, क्लोजिंग डेटर, डेटर को हम फिर आगे ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं। जब पे डेटर की बात होती है, यहां पे आपको एक चीज याद रखना है, जब डेटर की बात होती है बेसिकली इसको ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में आपको ख्याल करना 2 चीजें आती है, कोई बता सकता है। ट्रेड रिसीवेबल होता है, मैंने डेटर बेटर बोला, बट 2 चीजें आती है ट्रेड रिसीवेबल में, क्या क्या आता है, एक डेटर होता है, दूसरा बता पाओगे क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल में। Sundry debtors. सनी डेटर्स नथिंग बट डेटर्स सारे मिला के सनी बिल डेटर्स। इज रिसीवेबल सर, हम्म, बिल इज रिसीवेबल। वो क्या होता है बिल रिसीवेबल, कोई बता सकता है बिल रिसीवेबल क्या होता है। बाकी बाई ने सही बोला, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड के कंटेक्स्ट में जो भी आपके रिसीवेबल है, हम पहले डेटर्स ही बोलते थे, बाकी इनकी अच्छी टर्म है ट्रेड रिसीवेबल, तो इसमें कुछ चीजें आती है, डेटर प्लस ट्रेड बिल रिसीवेबल। डेटर के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है, आपने किसी को माल बेचा उधार में तो आपने एंट्री कर दी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना, ये एक्स वाई जेड होगा, एबीसी होगा, ये सब होंगे, बट जब सबको बोलते हैं वो यूज द सन्ड्री डेटर्स, तो ये तो डेटर्स हो गए। ये बिल रिसीवेबल क्या होता है, कोई बता पाएगा आप इसको। बार बार मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास मेरे जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड है फाइनेंस अकाउंट स्टैंड के, वो प्लीज देख लो, 15 लेक्चर्स है, अगर पूरा देखना बैठोगे 3 दिन में खत्म करोगे उन सबको, बट उनको देख लो, आपको बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे प्लीज। सर अगर हम बिल्स रिसीवेबल की बात करें, ये एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है, मतलब लाइक जो हमें एक श्योरिटी देता है, आपको इस टाइम या इस वक्त पे एक अमाउंट मिलेगा। कैसे वजूद में आता है, मतलब हाउ, ट्रेड ट्रेड इज द बेस जिसपे ये, मतलब जिसकी वजह से ये वजूद में आता है। प्रैक्टिकली समझा दो मुझे विदाउट दिस डेफिनेशन, मतलब प्रैक्टिकली बता दो, मतलब कैसे ये बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा मेरे पास।
मेरे को चेक पता है यार, मुझे डेटर ने मुझे चेक दे दिया है ना, मैंने किसी को उधार पूछा, मैंने उसको डेटर ट्रीट किया, उसने मुझे चेक दे दिया, तो मेरे पास पैसा आ गया बैंक में। ये ट्रेड रिसीवेबल रिसीवेबल कैसे आता है पिक्चर में? क्लोज हो आप बताओ, इंशा या इरम? हाँ इंशा बताओ। बिल Sir, this is कैसे है? sir amount due from the customers and which is evidenced by the documents. सर एक हिसाब से ये भी एक टाइप का डेटर ही होता है, मतलब क्रेडिट पे हम देते हैं लेकिन वहां से एक डॉक्यूमेंट बनता है, एक डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन की हमने एक आपको क्रेडिट पे भेजा है कस्टमर को, तो वहां पे उनको इस डेट पे फिर पैसे कवर करने होते हैं। तो मैंने किसी को उधार पे माल भेजा, तो एंट्री कर दी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। अब डेटर के पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना। यूजुअली क्या करेगा डेटर, सपोज अभी हमने देखा कि हमने इसको 90 डेज का क्रेडिट पीरियड दे दिया, ऊपर हमने देखा था 90 डेज का क्रेडिट पीरियड, तो यूजुअली क्या है, डेटर को 30-90 दिन में पैसा देना है। तो एक तरीका होता है, डेटर क्या करता है, मेरे को 90 डेज बाद कैश देगा, फाइन। दूसरा तरीका होता है 90 डेज बाद कभी भी डेटर क्या मुझे चेक देगा, क्या देगा, चेक देगा। और जब वो चेक देगा, ठीक है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, उसी दिन बैंक में डालता हूँ, तो मैं एंट्री करता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। और अगर 4 डिजिट चेक है तो मैं उसको चेक इन हैंड करता हूँ, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो मेरे पास एक चेक होता है सपोज 1 लाख का, और जिस दिन तो बैंक में जाऊंगा एनकेश करने, तब बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड करता हूँ, ठीक है। एक तीसरा तरीका होता है जहां पे क्या होता है, वहां पे मैं बीइंग द सेलर ओनली, मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूं, उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं? बिल। मैं बनाता हूं, बट मैं इससे साइन लेता हूं, ठीक है। तो मैं आई एम द ड्रॉअर ऑफ द बिल, ही इज द ड्रॉयर ऑफ द बिल। उसमें लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर लतीफ ₹1 लाख आफ्टर 3 मंथ्स। यहां पे इसका ये साइन होता है, ठीक है ना। इसने मुझे ये दे दिया कि आई, ये पे टू मोहम्मद लतीफ भी हो सकता है, या टू द बियर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, जो भी होगा। इसने मुझे ये आज डॉक्यूमेंट दे दिया। अब जब इसने मुझे ये डॉक्यूमेंट दे दिया, तो मैं अपने पास एक एंट्री करता हूं। जब इसने मुझे डॉक्यूमेंट दे दिया, अभी मेरा डेटर नहीं रहा, तो इसकी जगह मैं एंट्री करता हूं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो अब मेरे पास एक बिल आ गया। तो 3 महीने बाद में इसके पास जाऊंगा कि भाई ये थैंक यू, ये था, अब इसको मुझे वापस दे दे पैसा, तो वो वापस देगा। तब एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, या कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। दूसरा तरीका होता है इस बिल का, जब इसने मुझे बिल दे दिया तो मैंने बीआर अकाउंट डेबिट डिडक्ट किया, मैं बैंक के पास जा सकता हूं और बैंक को बोलूंगा कि भाई ये मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये मेरा बिल रिसीवेबल है, इस बेसिस पे मुझे मिस्टर एक्स 3 महीने बाद पैसे देगा, आप इसको डिस्काउंट कर दो। तो डिस्काउंट में क्या होता है, बैंक आज की डेट में डिस्काउंटिंग करेगा और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बोलेगा 3 महीने का इंटरेस्ट इतना बनता है, तो तुम 99,000 दे दो। तो मेरे पास क्या हो गया, जब मैंने उसका डॉक्यूमेंट लिया, अदरवाइज मैं 3 महीने वेट करता फिर मुझे डेटर पैसा देता। तो इसने मुझे जब डॉक्यूमेंट दे दिया, तो मैं बैंक को इसको डिस्काउंट कर दिया, और बैंक ने मुझे 99,000 दे दिया, ठीक है, मेरा इतना इंटरेस्ट कम हो चुका है, बट मेरे पास 99,000 आ गए। तो मेरे पास 99,000 तो आ गए, ठीक है। मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करके एक्सपेंस बुक करूंगा, और 99,000 मेरे आ गए, और बीआर को क्रेडिट करूंगा, और बैंक 3 महीने वेट करेगा, उसके बाद जाएगा पैसा देगा, बैंक को इंटरेस्ट का पैसा मिल गया, बैंक का इंटरेस्ट में डील करता है। दिस इज हाउ दिस बीआर वर्क्स। मेरे लिए वो बीआर है, और उसके लिए वो बिल्स पेएबल है। वो आप बुक्स में एंट्री क्या करेगा, क्रेडिटर अकाउंट, उसकी लायबिलिटी बिल्स पेएबल है। दिस इज द बिल्स पेएबल एंड बिल्स रिसीवेबल। अब मेरे ऊपर अगर बिल्स रिसीवेबल है मेरी, इतने चाहिए था, ये डेटर ने मुझे दिया था, तो इट इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड, तो इन दोनों को मिला के ट्रेड रिसीवेबल, मतलब ट्रेड पे जब मैंने माल भेजा क्रेडिट सेल्स, नाउ द कलेक्शन विल बी इन द फॉर्म ऑफ द डेटर, इन द फॉर्म ऑफ द बिल्स रिसीवेबल। तो दोनों को मिला के हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। कश्मीर में हम क्या बोलते हैं ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट को जहां पे लिख के देता है कोई कि मैं इसको 3 महीने बाद 1 महीने बाद इतना पैसा देता हूँ? काशा उर्दू गाने तहरीर बोलते हैं ना। तहरीर। तहरीर जो होता है वो दैट्स नथिंग बट दिस बिल इज रिसीवेबल ओनली, ठीक है ना, जिसमें वो लिख के देता है मैं उसको 1 महीने बाद पैसा दे दूंगा, ठीक है ना। सर हम कह सकते हैं जो बैंक बिल्स डिस्काउंटिंग करता है, जो डिस्काउंटिंग करता है, तो वो फैक्ट एज ए फैक्टर वहां काम करता है। यस,
देखो बैंक का काम है अपना इंटरेस्ट, वो डॉक्यूमेंट को लेके बैठ के बैठेगा अपना 3 महीने में इंटरेस्ट खाएगा। मैं एज अगर मेरे पास एडवांटेज क्या है, मेरा 3 महीने का पैसा ब्लॉक नहीं होगा, मेरे को रेडली पैसा मिलेगा। तो सबके लिए विन यार, इट इज वी कैन से काइंड ऑफ फैक्टरिंग। तभी उसको जो वर्ड यूज करता है डिस्काउंटिंग बोलते हैं। वो प्रेजेंट वैल्यू निकालता है और 3 महीने का इंटरेस्ट करके डिस्काउंट करके बेसिकली वो 3 महीने का ब्याज काट देता है, बाकी पैसा दे देता है हमारे पास। सर ये जरूरी है कि मतलब बैंक के थ्रू कभी मतलब डायरेक्टली नहीं कर सकते, मतलब जब बिल का डेट पहुंचे तो आपस में ये तो उसी टाइम? आपको बिल आ गया, समझ लो मेरी जी। बात। आपको बिल आ गया, अगर आपके पैसे की जरूरत नहीं है, आप 3 महीने वेट करोगे और 3 महीने बाद जाओगे उसके पास पैसे ले। अगर आप बोलते कि नहीं यार ठीक है, आई कैन टेक ए हिट ऑफ 1,000 का इंटरेस्ट, तो मैं जाके बैंक में जाके उसको डिस्काउंट कराऊंगा। दैट्स अ फैसिलिटी अवेलेबल टू यू ना। आपने ओके, उसके दैट्स डॉक्यूमेंट दे दिया, ऑसम। आप रखो तो आपके पास ही रखो, 3 महीने बाद उसके जाओ मुझे पैसे दे दो। और लगता है कि नहीं पैसे की जरूरत है, 3 महीने बाद कौन देखेगा, चलो अभी एनकैश करा लेता हूँ इसको, बैंक उसमें इंटरेस्ट लेगा आपसे 3 महीने का। ओके सर। ठीक है, ये आपको एक फैसिलिटी होती है। इसमें आप आपने में एक दूसरे भी कर सकते हो। एक्स जो है वाई के नाम का बिल बना दे, साइन कर दे, बैंक के पास जाए, बोलो कि देखो मुझे 3 महीने बाद पैसा देगा, बैंक से पैसा ले लो डिस्काउंट पर, 3 महीने के पहले पहले फिर पैसा वापस चुका दो। पीपल यूज टू डू इट, आप लोग नहीं कर पाओगे बिकॉज बैंक भी बिजनेसमैन को देता है, बिजनेसमैन ऐसी चीजें करते थे, आज की डेट में नहीं पता, बट बिजनेस इज यूज टू डू लाइक दिस। मतलब दो बिजनेसमैन है, पैसे की जरूरत है, एक ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया, और ठीक है अच्छा बिजनेस है, सब कुछ है, बैंक को भी पता है कि बिजनेस है, वो तो सामने वाला पैसा दे सकता है, और जाके पैसे ले लिए बैंक से, दोनों ने आपस में पैसे बांट लिए, और जब देने की बात है कि दोनों ने जमा करके उसको बोला ले ले तू दे दे बैंक को। ठीक है, बैंक को तो मिल गया अपना पैसा और दोनों के पास पैसे आ गए, वो 3 महीने आप फाइनेंसिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इन बीजों ने पार्टिसिपेट कर नहीं किया ना। ठीक है इसको हम प्रोविजनरी, हेलो सर, जी। सर इसको हम प्रोमिसनरी नोट बोल सकते हैं ना? बिल्स, बिल्स रिसीवेबल काइंड ऑफ बोल सकते हैं, बट टेक्निकल टर्म में देखना पड़ेगा, बिकॉज जो मैं बात करता हूँ ना, इसके लिए एक एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1938 पाया मुझे, 1838 या 1938 है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। उसमें बिल्स प्रोमिसेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल जो है, और प्रोमिसरी नोट, वो आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है ना, कि आप उसको नेगोशिएट करके बैंक से मतलब वो पैसा वैसा ले सकते हो। एग्जैक्टली उसको प्रोमिसरी नोट बोलेंगे या टेक्निकल डेफिनेशन में अलग है, तो वो देखना पड़ेगा, वो मैं नहीं बता पाऊंगा लॉ की लैंग्वेज में, बट यस काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट बोल सकते हैं, बट देखना जी पड़ेगा। सर, एज पर द एक्ट promissory note is different and bills receivable is दोनों बोल रहा different. हूँ, एज पर एक्ट की डेफिनेशन से देखना पड़ेगा कि वो क्या होता है, क्योंकि प्रोमिसरी नोट मुझे जैसे याद है, जब कमर्शियल पेपर होते हैं उनको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट, वहां पे बैंक इशू करता है कमर्शियल पेपर, उसको कोई गारंटी दे देता है, या करेंसी परचेज ऑफ प्रोमिसरी नोट। तो टेक्निकल डेफिनेशन में मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेशन देखना पड़ेगा, बट काइंड ऑफ आप यस बोल सकते हो लेमन लैंग्वेज में समझने के लिए। बट टेक्निकल डेफिनेशन देख के मैं बता पाऊंगा कि उसमें फॉल करता है एग्जैक्टली, नहीं फॉल करता है। ठीक है, अब वो पता है ना, चेक बाउंस करना इतना आसान नहीं होता है, बंदे की जेल भी जा सकती है, ये सब चीजें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा होता है, ये सब चीजें। इसने चेक दे दिया और बाद में उस टाइम पे एनकैश ही नहीं हो पाया, पैसा ही नहीं था उस पे। तो आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उसको आपने कहीं पे लेस नहीं करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा उसको इग्नोर करना है, बिकॉज दैट्स ए डिफरेंट थिंग। अगर आपने डेटर्स पे प्रोविजन किया है तो ऊपर क्रेडिट सेल्स है वो तो 100% आएगा, एवरेज डेटर भी 100% आएगा, एवरेज डेटर से आपने प्रोविजन जो है वो लेस नहीं करना। एक मिनट होल्ड करना।
ठीक है। अच्छा, अगर सेल्स रिटर्न हुआ होगा और वो डेटर्स का रिटर्न होगा तो लेस करेंगे नहीं करेंगे लेस? द आंसर इज यस। ठीक है ना, अगर सेल्स रिटर्न हुआ है तो नेट क्रेडिट सेल्स का पार्ट तो है ही नहीं, तो उसको तब लेस करेंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसका नाम है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर रेशियो में हमने बेसिकली क्या देखा था कि डेटा से ऑन एवरेज कितना बार पैसा आता है। ठीक है ना, हाउ एफिशिएंटली यू आर एबल टू कन्वर्ट द डेटर्स इनटू कैश। ठीक है, तो फॉर्मूला वन क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो यहां पे क्या देख रहे हो, इन्वेंट्री टर्नओवर का, तो इन्वेंट्री कितना जल्दी कन्वर्ट हो रहा था। डेटा टर्नओवर में क्या हुआ, डेटर कितना जल्दी कन्वर्ट हो रहा था। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में आपको क्या देखना है, वर्किंग कैपिटल कितना जल्दी सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, मैंने कल बताया था आपको, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। लायबिलिटीज। कैपिटल का कितना पैसा करंट एसेट्स में लगा हुआ है, तो करंट लायबिलिटीज माइनस करके बाकी जो बताया, तो इट मींस दिस इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल व्हिच इज यूज्ड इन द वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना, विच इज यूज्ड इन द वर्किंग कैपिटल, विच इज यूज्ड इन द करंट। नाउ यू आर सीइंग कि ये पैसा जो वर्किंग कैपिटल में लगा है कितनी बार जल्दी रोटेट हो रहा है सेल में, बिकॉज अल्टीमेटली द ऑल द फंडा ऑफ करंट एसेट्स इज कन्वर्टेड इनटू द सेल्स। तो कितनी बार आप वर्किंग कैपिटल से सेल्स जनरेट कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला विल बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको हम सेल बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। कि वर्किंग कैपिटल से आप कितनी बार सेल कर रहे हो। सपोज 12 लाख की सेल है, वर्किंग कैपिटल आपकी 2 लाख है, तो आपका आ गया 6 टाइम्स। इट मीन वर्किंग कैपिटल को आप 6 बार सेल जनरेट कर पा रहे हो। मोर द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, मोर इज द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। भाई 1 लाख की वर्किंग कैपिटल है और 12 लाख का सेल होगा, तो 12 बार की वर्किंग कैपिटल कन्वर्ट करके सेल्स में, 2 लाख का है 12 लाख है, तो मतलब 6 बार वो कन्वर्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल को सेल्स में। तो जितना ये ज्यादा होगा उतना आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता है, कल मैंने करा था, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। और क्रेडिट क्रेडिट कैश तो नहीं देखेंगे बिकॉज सेल इज सेल। वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे वहां पे हम क्रेडिट सेल की बात नहीं करेंगे, वो डेटर की वक्त है, यहाँ पे पूरी सेल की बात हो रही है। तो नेट सेल जो आपकी है उससे आपको बात देनी पड़ेगी। ठीक है, किसी का कोई कमेंट है क्या? आई थिंक वी शुड क्रिएट एक्चुअली वो थोड़ा सा हेक्टिक होता है, मैं समझ गया आपका पॉइंट डाउट सेशन के लिए। सर अ, सर सर मेरा मतलब है कि जो हम रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स रेगुलर करते हैं, तो वही हम अपना ग्रुप अलग से बनाएंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत हम एक्टिव रह सकते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में तो आप बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग उस ग्रुप को बनाओ और मुझे ऐड कर लो, बट आई विल नॉट बी द एडमिन ऑफ दैट ग्रुप, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। बट यस, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, चाहे मेन ग्रुप में या उस ग्रुप में, आप कर लो, गुड सजेशन है। बट यू नेवर नो, बाकी जो है ऑनलाइन में मुझे नहीं लग रहा है कि मैं व्यूज देखता हूँ, उस हिसाब से मुझे वो नहीं हम लगता है कि बच्चे कर सकते हैं। पढ़ते हैं। आप लोग हाँ ऐसा हाँ। कर सकते हो, ग्रुप तो ओपन है, आप उसमें डाल दो ग्रुप का लिंक। बट अगर वही होगा 130 बच्चे इस ग्रुप में, आप देखोगे उसमें भी 40-50 लोग तो पता नहीं वहां पे कुछ सोना मिलता है। मुझे कम से कम दिन में आप लोग देखते हो कि 2-3 बच्चों को तो मैं ऐड करता ही हूँ ग्रुप में। मैसेज आते रहते हैं कि भाई सर हमें ग्रुप में ऐड करो, बट समझ नहीं आ रहा फिर उनको ग्रुप में है वो क्यों। एनीवेज, हम किसी को रोक नहीं सकते, कोई आ भी सकता है, फिर उनको शायद या तो मैं बिल्कुल अच्छा पढ़ाता ही नहीं हूं तो वो तभी देख नहीं पाते हैं लेक्चर्स को, या वो कुछ और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हम नहीं करा पा रहे हैं प्रोवाइड। मैं ही अभी एक सेशन दे रहा हूँ, बट मैंने आपको पहले कमिटमेंट कर दी है कि वो चार्ज करा देंगे। अब मेरे साथ बाकी फैकल्टी जुड़ी है जिन्हें प्रॉमिस किया वो कराएंगे नहीं कराएंगे, मैं अकेले अपने दम पे करा दूंगा वो 4 चीजें जो मैंने पहले कमिट कर दिया है। तो बाकी 5 मैंने भी कभी नहीं पढ़ी है। ठीक है ना, तो आप लोग अपने से ग्रुप बना दो, कोई इशू नहीं है।
चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अदरवाइज आज मुझे लिटरली बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मैं बहुत थक गया था, बट मुझे भी पता है कि आने वाले टाइम पे फिर मेरे ऑफिस की कमिटमेंट्स है, फैमिली की कमिटमेंट्स है, तो तभी आज मौका है तो मैं खींच लिया, अदरवाइज आज मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कराने की। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, आपको ये सॉल्व करना है। मैं टर्म थोड़ी डिफरेंट लिख रहा हूँ ताकि आपको सब पता चले। अगर मैं सिंपल सिंपल टर्म लिखूंगा तो आपको इजी पता चलेगा। क्या निकालना है हमें? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला है? नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हो? कितना है वर्किंग कैपिटल? सर 10 लाख माइनस 5 लाख, दैट इज 5। 5 लाख। और सर ये कितना अमाउंट है क्रेडिट रेवेन्यू का? 14,50,000 हाँ, कि 14 लाख 50,000। 1,45,000? कैश सेल आपकी 6 लाख है, क्रेडिट सेल आपकी 14 लाख 50,000, टोटल सेल कितनी है? 20 लाख 50,000, पर उसमें से 50,000 का माल वापस आया, तो नेट सेल कितनी है आपको? 20 लाख। 20। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? 20 डिवाइड बाई 5, दैट इज 4 टाइम। इसमें वर्किंग कैपिटल को आप 4 बार कन्वर्ट कर पा रहे हो सेल्स में। देखो, अगर कभी आपके क्वेश्चन में, मैंने तो आपको बताया यहाँ पे हम रेवेन्यू देखते हैं, ठीक है ना? अगर कभी क्वेश्चन में रेवेन्यू दिया है, रेवेन्यू नहीं लिखा, रेवेन्यू सेल्स। हाँ रेवेन्यू मीन सेल्स और नेट सेल्स, ठीक है ना, जो वापस आया दैट्स नॉट सेल ना। अगर हम्म। रेवेन्यू नहीं दिया है तो उस केस में आप कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया होगा तो वो ले लेना, ठीक है। ओके। जैसे हमने देखा था एवरेज स्टॉक लेते हैं, एवरेज डेटर लेते हैं, जब एवरेज नहीं दिया था तो हम क्लोजिंग ले लेते हैं, चलेगा क्वेश्चन में। सिमिलरली मैंने आपको वर्किंग कैपिटल रेशियो में फॉर्मूला पता है, नेट नेट सेल्स, और इसमें क्रेडिट की बात नहीं है, क्रेडिट की बात यहाँ सिर्फ डेटर के वक्त थी और कहीं पे क्रेडिट सेल की बात नहीं थी, क्योंकि वहां पे हमें डेटर की बात देख रहे थे, तो डेटर क्रेडिट सेल से आते हैं। तो वर्किंग कैपिटल टर्न रेशियो मैंने आपको क्या बोला? टर्नओवर बोला है, दैट इज द नेट सेल्स। बट अगर नेट सेल्स नहीं दिया तो उस वक्त हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से भी काम चला लेंगे, ठीक है ना। अल्टीमेटली क्या है वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकल रहे हैं ना वो इन्वेंट्री, तो उस केस में उसको लेंगे, क्योंकि रेवेन्यू में मार्जिन ऐड होता है रेवेन्यू में तो रेवेन्यू निकाल देंगे, नहीं है तो कॉस्ट से काम चला लेंगे, ठीक है ना। सर कहीं कहीं पे इसकी फॉर्मूला ये भी है, सेल्स डिवाइड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल। ये जो एवरेज वर्किंग कैपिटल है ये किस तरह से कंप्यूट करेंगे सर? अगर एवरेज वर्किंग कैपिटल उन्होंने दिया है तो उन्होंने आपने ओपनिंग भी दिया होगा, क्लोजिंग भी दिया होगा, या तो बैलेंस शीट दोनों दी है। तो आपने ओपनिंग ओपनिंग में क्या करना है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, दैट इज ओपनिंग वर्किंग कैपिटल। क्लोजिंग में ऐसे करना है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। एक क्वेश्चन में डाल देता हूँ थोड़ा, मतलब जो आपको हो सकता है कि डिफिकल्टी आ जाएगी क्वेश्चन। अब तो इतना सिंपल तो हो सकता है, सिंपल भी दे, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी दे दे, उस हिसाब से अगर कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। सपोज ऐसा दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 40 लाख है, जीपी जो है वो 8 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 12 लाख है, और नेट फिक्स्ड एसेट जो है वो 8 लाख है। अब मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू बता सकते हो कितना है? रेवेन्यू बता सकते हो? हाँ अनुराधा, हिरम, इंशा, रोज, करहान। सर रेवेन्यू 40 lakhs आपने कहा ना, जहाँ पे नहीं होगा तो वहां पे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले सकते हैं। ओके, कोई और ट्राई कर सकता है? अच्छा ये क्या है इसके बाद? जीपी।
सर इसमें तो जीपी ऐड करना पड़ेगा, कॉग्स प्लस जीपी इज इक्वल टू रेवेन्यू सेल्स। रेवेन्यू माइनस जीपी इक्वल टू कॉग्स ना। आपको कॉग्स भी दिया है, आपको जीपी भी दिया है, कॉस्ट प्राइस भी दिया है, जीपी भी दिया है। तो कॉस्ट था आपका 40 लाख, जीपी का 8 लाख, तो रेवेन्यू कितना होगा आपका 48 लाख। तभी मैंने ट्विस्ट डाला था, मैंने बोला कि कॉग्स अगर दिया ये सर सर इसकी निकाल 12 लाख पाएंगे, अगर revenue नहीं निकाल पाएंगे तब कॉग्स लेना है, यहां तो रेवेन्यू निकाल पाओगे। 40 प्लस 8 48 लाख। ठीक है दोस्त, गलती वाजा हुई आपकी। जी 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 सर। ठीक है, तो 48 तो आ गया, अब आपको क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बताओ। सर 4 लाख 4 लाख, ये किसने बोला 4 लाख? सर मैंने। तो आपका आ गया 12 टाइम, पर मुझे बताओ 4 लाख कैसे आया, ये मुझे बताओ। सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड था ना, तो उसमें फिक्स्ड एसेट्स लेस कर दिए, तो करंट एसेट। जी सर। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता सर जितने भी मतलब जैसे हमारे इन्वेस्टमेंट हुई है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट जितनी भी, है? फॉर्मूला फॉर्मूला बताओ। उसमें सर फॉर्मूला तो नहीं पता है। ना ना ना, ये तो फिर रट्टा हो गया, ये तो बेस हो गया। सर रट्टा भी नहीं है उसमें सर। से 50 प्लस 8 ऐड कर 58 हो गया, यहाँ पे 2 में से 8 माइनस करेंगे 4 हो गया, ये तो तुक्का हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड का मुझे कंसेप्चुअली बताओ क्या होता है, जो हमने पढ़ा था कल से। टोटल एसेट्स माइनस करते हैं करंट लायबिलिटीज। वेरी गुड। तो दोस्त का कहना है अगर मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ये बोल रहे हैं कि टोटल एसेट्स, अगर मैं इसको ऐसे बताऊंगा, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी। तो सर हम टोटल एसेट्स को टोटल करेंगे, टोटल एसेट्स को टोटल करेंगे, उसमें से माइनस करंट लाइबिलिटी करेंगे। ठीक है दोस्त, आपने बिल्कुल सही बोला। बट मुझे बताओ क्या मुझे टोटल एसेट्स दिए, द आंसर इज नो। मुझे क्या दिया, नेट फिक्स्ड एसेट। तो नेट फिक्स्ड एसेट ये मुझे 8 लाख दिया है। ठीक है, मुझे क्या सर निकालना है, सर नेट फिक्स्ड एसेट्स ही यहाँ पे है ना सब कुछ सर। नेट फिक्स्ड एसेट है। तो इसने करंट एसेट के बारे में कुछ बोला कितना है? सर नहीं, नेट फिक्स्ड एसेट्स मतलब कि इसमें तो मुझे लगता है करंट लायबिलिटीज तो यहाँ है ही नहीं कहीं पे, वो तो। नेट फिक्स्ड एसेट मतलब क्या है कि फिक्स्ड एसेट आपके कितने हैं। ठीक है, ये मैं आपको बोल रहा, नेट फिक्स्ड एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट आपके कितने हैं। जी सर, नेट फिक्स्ड एसेट्स यहाँ ये बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। नहीं देखो, आपके क्वेश्चन में 2 चीजें दी थी, ये तो हो गया, ये तो मेरा रेवेन्यू के लिए था, ये तो हो गई। अब बचा कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट फिक्स्ड एसेट। नेट फिक्स्ड एसेट आपने बोला, मैंने 8 लाख डाल दिया, मुझे क्या निकाला, मुझे वर्किंग कैपिटल निकाला है। भाई आपने मुझे बोला सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है, ये आपने बोला वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, यो गुड नेम। सरान सरान बात कर रहे हैं। जी सर। हाँ सरान, आपने क्या बोला कि, बहुत सही बोला आपने, आपने बोला कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यही बोला आपने। मैंने बोला ठीक है, मैं टोटल एसेट्स डालूंगा यहाँ पे, बट मेरे को क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज दी है, दैट इज नेट फिक्स्ड एसेट 8 लाख है। तो वो मैंने डाल दिया 8 लाख। ना आई एम स्टक ना, मुझे दो दूसरी फिगर दी है कैपिटल एम्प्लॉयड की, वो कहां पे मैं डालूंगा यहाँ पे। कैपिटल एम्प्लॉयड ने 12 लाख बोला, वो कहां पे डालू। या कैपिटल एम्प्लॉयड किसी और तरीके से भी निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड का कुछ और भी मतलब होता है, कल मैंने बताया। सर बैलेंस शीट अप्रोच ये है ना लायबिलिटीज साइड सर, हाँ शेयर होल्डर। लाइबिलिटी साइड से बताओ। सर वहाँ तो और ये शेयर कैपिटल और मतलब जो पैसा करंट डाला है। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह सब कुछ आएगा सर इसमें। रिजर्व एंड सरप्लस और नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी। कल मैंने आपको बताया था जब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, जब मैंने आपको वर्किंग कैपिटल का बताया था, मुझे कल नहीं याद है परसों शायद बताया था, तब मैंने आपको याद बता दी, जब हम यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, कितना लॉन्ग टर्म पैसा लगा है बिजनेस में, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। और उस कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। कभी अनुराधा तुक्का नहीं लगाना है, 12 में से 8 करेंगे 4 लाख।
वो तुक्का लगाया आपने, कौन कंसेप्ट लगाया सर? कंसेप्ट के लिए सर समझ मैंने लो, कंसेप्ट के लिए समझ लो, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये सारा मिला के बोलते हैं हम दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको दो तरीके निकालने हैं, ये चीजें निकालनी थी आपको, या तो ये दो चीजें दी होगी, या तो ये दो चीजें दी होगी, तो ऐसे करो कैपिटल एम्प्लॉयड, या अगर नहीं दिए टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करो, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा था 12 लाख। तो इन तीनों की जगह, अब मुझे नहीं पता शेयर होल्डर का कितना पैसा है और मुझे इसमें बाकी का कितना पैसा है, आई कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर दिया 12 लाख रुपया। अब इसको समझ लो, इसको समझ लो अच्छे से। 12 लाख सारे लोग जहां पैसा लगाए एक्सेप्ट फॉर द करंट लायबिलिटीज, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मुझे बताओ, अगर बाकियों का पैसा 12 लाख लगा है, समझ लेना बात, फिक्स्ड एसेट में 8 लाख लगा है, फिक्स्ड एसेट में 8 लाख लगा है, बाकियों का पैसा जो है नॉन का है वो 12 लाख लगा है। 12 लाख का अगर 8 लाख इधर लगा है तो 4 लाख कहां लगा है, करंट एसेट्स में। करंट एसेट में। मैंने कल क्या बोला था, क्या इसका मतलब करंट एसेट ओनली 4 लाख है? द आंसर इज, क्या इसका मतलब करंट एसेट खाली 4 लाख है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, बिकॉज ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इस 12 लाख का जो कैपिटल एम्प्लॉयड था इसमें से फिक्स्ड एसेट में लगाया 8 लाख, तो मींस करंट एसेट में लगाया 4 लाख। सपोज करंट एसेट 6 लाख के है, तो इसका मतलब क्या होगा, करंट एसेट अगर 6 लाख के है उसमें से 2 लाख जो है वो करंट लायबिलिटीज है। अगर ये 7 लाख है इसका मतलब करंट लायबिलिटी, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट कितना है, बट आई एम तो फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। भाई इसमें जितना भी करंट लायबिलिटीज होगा वो यहाँ पे भी होगा ना, वो तो इस तरह भी होगा, जितना भी यहाँ पे करंट एसेट का बोल गए हैं 4 लाख से ऊपर जितने भी है उतनी तो लायबिलिटीज होती है ना, वो तो लायबिलिटी सब बनेगा। नेट करंट कितना कैपिटल पैसा लगा है, दैट इज ओनली दैट इज व्हाट आई नीड इन दिस क्वेश्चन। समझ अच्छा आ रही है बात? सर, ये एक्सेप्शन है इस क्वेश्चन में कि एज पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्या एक्सेप्शन है बताओ? ये ना कि लाइक एज पर दिस क्वेश्चन यस 4 लाख हम इसलिए ले रहे हैं करंट लायबिलिटी। नहीं नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं, हम सही कर रहे हैं, क्या एक्सेप्शन ले रहे हैं? कॉन्सेप्ट को समझ लो, सर ये हो कॉन्सेप्ट को नहीं सकता है समझ पाए, करंट कॉन्सेप्ट को नहीं समझ, कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पा रहे हो, अभी भी आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट्स माइनस माइनस करंट लायबिलिटीज, बहुत अच्छा। द फॉर्मूला फॉर द वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, फाइन। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, अगर मेरे पास ये दो चीजें होती, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मसाला दिया था इजी बना के, करंट एसेट 4 लाख थे, करंट लायबिलिटी 1 लाख ही थी, आपने बोला मेरा वर्किंग कैपिटल 3 लाख। क्वेश्चन में टेस्ट भी मैंने डाल दिया, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैं आपको वर्किंग कैपिटल दे ही नहीं रहा हूं निकाल के, मैं बोल रहा हूं मुझे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर ऐसे दे दो, बट मैं आपको वर्किंग कैपिटल दे रहा हूं। वर्किंग कैपिटल को निकालने के लिए आपके पास करंट एसेट चाहिए, करंट लायबिलिटी में दो चीजें होती, यही है ना क्वेश्चन। ना मैंने आपको करंट एसेट बोला कितना है, ना मैंने आपको बोला करंट लायबिलिटी कितना है, मैंने आपको बोला कि मुझे वर्किंग कैपिटल निकाल के दे दो और देन वर्किंग कैपिटल का। तो भी मैंने आपको थोड़ा सा घुमाया, कॉग्स अलग से थे, जीपीआर ने, कोई बात नहीं, बहुत आसान से सराहने बोला कि सब सिंपल है, कॉग्स प्लस जीपीआर पर आ जाएगा, उसमें को दें। अब वर्किंग कैपिटल निकालना है, मैंने कल आपको बोला था कि भाई अगर मेरे करंट एसेट 7 लाख के, लॉजिक नहीं समझ, अगर मेरे करंट एसेट 7 लाख के है और उसमें करंट लायबिलिटी 3 लाख की है, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो करंट में जो 7 लाख लगा है उसमें जो क्रेडिटर्स है उनका कितना लगा है, करंट लायबिलिटीज का कितना लगा है, 3 लाख लगा है। समझ लेना इस पॉइंट को, यही मतलब हो गया। अगर 7 लाख के करंट एसेट्स है, 3 लाख की करंट लायबिलिटीज है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई करंट एसेट में जो 3 लाख लगा है वो किनका लगा है, करंट लायबिलिटीज का लगा है, जी पीछे कितना बचा, 4 लाख, वो किनका लगा है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड का लगा है। सिंस वो कैपिटल एम्प्लॉयड का लगा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल, कि कैपिटल का कितना पैसा वर्किंग में लगा हुआ है, कैपिटल का कितना पैसा करंट एसेट में लगा है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। अब इस केस में आपको ये नहीं दिया करंट एसेट्स में कितना करंट लायबिलिटी है, बट आपको ये बताया करंट एसेट्स में कितना वर्किंग कैपिटल है, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। उसके लिए बस दो तरीके, या तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी कर लो, तो ये देखो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, उसमें से फिक्स्ड एसेट में कितना लगा है, उसमें से करंट एसेट में कितना लगा हुआ है।
तो इट्स नॉट एन एक्सेप्शन, इट्स जस्ट अ वे ऑफ फाइंडिंग द हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द वर्किंग कैपिटल। उसका सही तरीका अगर देखो तो ये है कि आप देखो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, माइनस करो फिक्स्ड एसेट में कितना लगा है, बाकी है कैपिटल का पैसा जो वर्किंग कैपिटल में लगा हुआ है। बट उसका दूसरा तरीका, आसान तरीका होता है करंट लायबिलिटी लेस करो। है ना मसला कि करंट लाइबिलिटीज कैसे निकलेगी, लाइक कि जहाँ मसला यहाँ मुझे क्या करना है करंट लायबिलिटी को निकालने के लिए, मुझे ये बताओ, हाँ, मुझे क्या करना है करंट लायबिलिटी को निकालने के लिए? वहां पे डायरेक्टली निकल रहा है वर्किंग। हमें डायरेक्टली निकल रहा है, हाँ मुझे सर, वर्किंग कैपिटल अगर चाहिए। क्वेश्चन में कभी दे के होगा लाइक कि हमें करंट लाइबिलिटीज निकाल, अब मत ये सारा जो ये करंट एसेट्स है बहुत अच्छा, तब क्या होगा अगर करंट रेशियो है तब मुझे करंट लायबिलिटी निकाले। मैंने एक क्वेश्चन आपको वैसा कराया था, वर्किंग कैपिटल दी थी, करंट एसेट के बारे में ये बोला था देयर टू इज द करंट लायबिलिटीज, मैं करंट एसेट दिया था, मैं करंट लायबिलिटी था, बट आई नीड करंट एसेट, आई नीड करंट लायबिलिटी बिकॉज़ द रेशियो आई नीड टू कैलकुलेट वाज द लिक्विडिटी रेशियो। ओके ओके सर। उसके संदर्भ में तो आपने जो बात गलत बोली थी, जो आपको मिसकंसेप्शन था कि ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब पता क्या होता है कि भाई सारे रूल ऐसे लगते हैं, यहाँ पे आप ये रट्टा याद रखना, फिर अनुराधा का रट्टा याद था, ठीक 12 में से 8 लेस करेंगे, वो नहीं है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि भाई जो मैंने आपको पढ़ाया है ना वो यहाँ पे टेबल नहीं होगा, है ना, कभी कुछ छूटे फिर पता नहीं होता है, फिर हम बोलते हैं उसको ये इसका एक्सेप्शन है, या कभी केमिस्ट्री का रूल पढ़ते हैं फिर उसको बोलते हैं ये इसका एक्सेप्शन है। इट्स नॉट एन एक्सेप्शन, इट्स द जस्ट वे ऑफ फाइंडिंग द करेक्ट अमाउंट एंड वी आर एबल टू फाइंड द करेक्ट अमाउंट एंड लॉजिकली दैट इज दैट अमाउंट। कि 12 लाख अगर कैपिटल एम्प्लॉयड है और वो बोल रहा है कि फिक्स्ड एसेट में लगाया 8 लाख, बाकी क्या लगाए 4 लाख लगाए करंट एसेट में, दैट इज व्हाट वर्किंग कैपिटल इज, द अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हिच इज इन्वेस्टेड इन द करंट एसेट इज द वर्किंग कैपिटल। अब एक तरीका निकालने का कैपिटल एम्प्लॉयड में से देखो नॉर्मल में कितना लगाया, बाकी करंट में लगाया है, वो तो आपको चाहिए। दूसरा तरीका है कि उतनी मेहनत क्यों करो, करंट एसेट जो दिए उसमें से करंट लायबिलिटी लेस करो, बाकी तो ऊपर वालों का पैसा लगा होगा। ठीक है, सो इट्स नॉट एन एक्सेप्शन, बाकी सब ठीक है। दोस्त ने रेवेन्यू का सही बता दिया। आज हम एफिशिएंसी रेशियोज ही करेंगे क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हमारे 5 है। अगर हम आज स्टार्ट भी करेंगे तो नमाज का भी टाइम है तो एक आदमी में करा पाऊंगा, इट विल नॉट मेक ए सेंस। कल हम सारा प्रॉफिटेबिलिटी करेंगे, बट स्टिल यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो। किसी का कोई डाउट? सर चलो एक और बार मैं बताऊंगा कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं चैनल पे, उनको प्लीज देखो। अगर आपको दिन में थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है तो उनको जरूर देखो। 15-16 लेक्चर देखेंगे आपने उसमें से, फर्स्ट प्ले लिस्ट में से, और सेकंड प्ले लिस्ट में आपको इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो कहना कि आपके वो बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे, वो उसमें भी मुझे लगता है 2-3-4 मार्क्स तो आ जाएंगे उसमें से भी। तो प्लीज उसको भी कवर कर लो। और जो फिर अपने सिलेबस के हिसाब से मेरी एक पूरी प्ले लिस्ट है सेकंड वाली, उसमें अमरजीत सर के टेक्स्ट के लेक्चर्स है, मेरे कॉस्टिंग के लेक्चर्स है, वो आपको पूरा कवर करेगा जो आपका ये एग्जाम। बट पूरा नहीं, मतलब कुछ हिस्सा उसका, वो उसका पूरा हिस्सा इज सम पार्ट ऑफ दिस सिलेबस, ठीक है ना। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, अगर आप वो नई प्ले लिस्ट देखोगे तो उसमें आपको क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे अब अभी हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं ना, ये हमने कंप्लीट कर दिया, तो ये लगा लो, इसमें हमें कल का लेक्चर, परसों का लेक्चर, अगर परसों क्लास हो गई तो 3 से 4 लेक्चर में हमारा यहाँ तक कवर हो जाएगा। ये जो है ये पूरा उसमें ऑलमोस्ट है, ये पूरा उसमें है, ये पूरा उसमें है, ठीक है। तो ये आपको वहां से कवर हो जाएगा, तो आपका टाइम बच जाएगा। अगर मैं फिर नीचे देखूंगा तो टेक्स्ट का पार्ट भी उसमें है, ठीक है ना। ये टेक्स्ट में भी अगर आप देखोगे ये सारा उसमें है, ये इनकम टैक्स ये कॉन्सेप्ट है उसमें, जीएसटी है, कस्टम है, इसमें भी आपको टैक्स का ऑलमोस्ट 90% 80% कवर्ड है उसमें, तो ये आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, किसी और साथी का कोई डाउट नहीं तो सेशन को क्लोज कर देंगे। ठीक है, सेशन को क्लोज करें। चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।